नमस्कार दोस्तों, वेवन विद हरिओम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चुनावी बॉन्ड्स के बारे में। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, इसीलिए यह यूपीएससी व स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इसके बारे में सब कुछ आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कथन कारण, स्टेटमेंट, कूट वाले सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो चलिए चुनावी बॉन्ड्स को अच्छे से समझ लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। चुनावी बॉन्ड एक तरह का प्रतिज्ञात्मक नोट होता है। प्रतिज्ञात्मक नोट का मतलब समझते हो क्या होता है? प्रोमिसरी नोट्स। क्या होता है? प्रोमिसरी नोट्स। जैसे बिल होता है, आपने सुना होगा प्राप्य बिल, देय बिल, उसी प्रकार का यह भी एक नोट होता है। या सिंपल लैंग्वेज में और समझे तो आप पहले ध्यान देते रहे होंगे कि पोस्ट ऑफिस से अभी भी मिलता होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, पोस्टल ऑर्डर। वो भी एक ढंग का क्या होता है? प्रतिज्ञात्मक नोट होता है, जो नोट तो नहीं होता है, करेंसी नहीं होता है, लेकिन नोट के समतुल्य होता है, नोट के बराबर होता है। अभी आप पोस्टल ऑर्डर 10-10 रुपए का लेने जाए तो वहाँ 10-10 रुपए का आपको पोस्टल ऑर्डर मिल जाएगा। वो बिल्कुल वही वर्क करेगा जो नोट काम करता है। 20 रुपए वाला पोस्टल ऑर्डर 20 रुपए वाले नोट के बराबर काम करेगा। अंतर दोनों में क्या है कि पोस्टल ऑर्डर जिसके नाम से लिया गया होगा, उस पर जिसका नाम लिख दिया जाएगा, सिर्फ वह पैसा उसी को मिलेगा। जबकि नोट तो अगर कहीं गिर गया, गुम हो गया, तो जिसको मिलेगा वो उसको यूज कर सकता है। लेकिन पोस्टल ऑर्डर इसी ढंग से जो है, ये इलेक्टोरल जो बॉन्ड होगा, इसको लोग पार्टिकुलर पार्टीज को पेमेंट देने के लिए इसको खरीद सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो प्रतिज्ञात्मक का मतलब होता है एक ढंग का ये नोट होता है जिसमें प्रतिज्ञा किया जाता है कि एक निश्चित धनराशि देने का, जिसमें क्या होता है? प्रतिज्ञा होता है या वचन होता है। क्लियर हो गई मेरी बात? धारक के मांगने पर इसका भुगतान बिना किसी ब्याज के किया जाता है। इसका पेमेंट कैसे किया जाता है? बिना ब्याज के किया जाता है। इसे भारत का कोई भी नागरिक या देश की कोई भी संस्था खरीद सकती है। ध्यान देना, विदेशियों के लिए नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक या देश की कोई संस्था इसे क्या कर सकती है? खरीद सकती है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के, अब इसकी हिस्ट्री बताते हैं। केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए सबसे पहले 2017-18 के बजट में चुनावी बॉन्ड शुरू करने का ऐलान किया था। ठीक है, चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल व्यक्तियों, संस्थाओं और भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जाता है। नगद चंदे के रूप में 2000 से बड़ी रकम नहीं ली जा सकती। ऐसा नियम बनाया गया कि नगद चंदा 2000 से रुपए से अधिक नहीं लिया जा सकता है या नहीं दे सकता है वो कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी को। सरकार की दलील है, चूंकि बॉन्ड पर दानदाता का नाम नहीं होगा, मतलब जो दान देने वाला होगा, जो डोनेट करने वाला होगा, उसका नाम नहीं होता है, और पार्टी को भी दानदाता का नाम नहीं पता होता है। सिर्फ बैंक यह जानता है कि किसने किसको यह चंदा दिया है। ठीक है, यह चंदा या किसने डोनेट किया है किस पार्टी को। इसका मूल मंतव्य क्या है, मतलब मूल मंशा क्या थी ऐसा करने के पीछे की? जैसे पार्टी को यह नहीं पता होगा हमने किसने हमको पैसा दिया है, तो क्या होगा इससे कि उसके फेवर में कोई जो है नीति का निर्माण नहीं करेगा। क्रोनिक कैपिटलिज्म जैसी सिचुएशन नहीं आएगी। बहरहाल ये इससे अछूता नहीं रहा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था कि जो है याराना पूंजीवाद को बढ़ावा ना मिले। बहरहाल ये संभव नहीं हुआ, इसीलिए विपक्षी पार्टियां और इस पे बहुत ज़्यादा जो है आपत्ति भी जताई। अब बात आता है इसको कौन ले सकता है, मतलब कौन सी पार्टी इसको ले सकती है, कौन सी पार्टी इसे ले सकती है। ध्यान देना कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए की कीमत में उपलब्ध है। पहली बात तो इतने नंबर में। ठीक है, इनको ले कौन सकता है, मतलब कौन सी पार्टियां इसको ले सकती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत वे राजनीतिक पार्टियां ही इन बिल को ले सकती हैं या भुना सकती हैं जो पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम कितना? कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। चुनाव आयोग द्वारा सत्यापित बैंक खाते में ही इस राशि को जमा किया जा सकता है। मतलब अथराइज जो बैंक अकाउंट होगा उसी में जमा होगा। क्लियर हो गई बात? योजना के प्रावधानों के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक या प्रतिष्ठान चुनावी बॉन्ड
खरीद सकता है, मैंने पहले ही बताया था। इसे हासिल करने की इजाजत उन्हीं राजनीतिक दलों को होगी जो जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा, जनप्रतिनिधित्व कानून अभी हमने बताया 1951 की धारा 29A के तहत क्या हो, रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत हो। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना या चुनावी चंदा पर रोक लगाने की विपक्षी दलों ने क्लेम किया था कि इस पर रोक लगाया जाए, तो इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े, न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की याचिका पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। ADR, माकपा, CPM और अन्य की ओर से याचिका जो दाखिल याचिका में इस योजना पर रोक लगाने की बात कही गई थी। किसने किसने दाखिल किया था? ADR, माकपा और CPM जो है और अन्य पार्टियां इसके लिए क्या की थी, याचिका दाखिल की थी कि इस पर सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द से जल्द रोक लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक लगाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया है। ठीक है। ADR की ओर से वकील थे प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि इलेक्टोरल जो बॉन्ड योजना का मतलब बगैर हिसाब किताब वाले काले धन को सत्तारूढ़ दल के पक्ष में सौंपना है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के एक दस्तावेज का हवाला देते हुए योजना पर रोक लगाने की मांग किया। मतलब उन्होंने प्रूफ के रूप में दिखाया कि इसका किस प्रकार से जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो इसका किस ढंग से ये इसका क्या कर रही है, यूज कर रही है, काले धन को सफ़ेद धन में बदलने का इस योजना के तहत काम किया जा रहा है। ये आरोप लगाया था प्रशांत भूषण जी, जो ADR की ओर से क्या थे, वकील थे। ठीक है, जिन्होंने याचिका दाखिल की थी। देश में राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान में पारदर्शिता लाने, नगद मुक्त अर्थव्यवस्था की सरकार की इच्छा के चलते गत वर्ष वित्त मंत्री ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना का कुछ और भी विस्तार किया था। क्या किया गया था? विस्तार किया था। सरकार के इस कदम के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। इसके बीच भी कि आप इस बॉन्ड को एक्चुअली हुआ क्या था कि इसकी जो अवधि थी वो चुनाव के 10 दिन पहले या इसके पहले ही इसको जारी करने की बात थी। बीच बीच में इसको जारी करने का मतलब एक निश्चित सर्टेन डेट होगा, निश्चित सर्टेन टाइम होगा, 10 दिन 15 दिन के लिए जारी किया जा सकता है। लेकिन बीच में हुआ क्या कि इसके टाइम को बढ़ाने की बात किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, जिसके विरुद्ध भी याचिका दाखिल की गई। तो लेकिन अब आप समझिए कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक नहीं लगाया। ठीक है, और इस प्रकार ये जो चुनावी बॉन्ड है याराना पूंजीवाद को बढ़ावा देने का पूरा काम कर रहा है। कैसे, थोड़ा देख लेते हैं। ये मेंस और प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। चुनावी बॉन्ड में दानकर्ता की पहचान को जनता से गुप्त रखा जाता है, लेकिन सरकार को इसका क्या हो जाता है, पता चल जाता है। एक इसके कारण अब भैया जब जनता जिसने दान दिया उसके बारे में जब पता चल जाएगा, चुनावी पार्टी को जो सरकार है उसको पता चल जाएगी, तो होगा क्या, तो उसके फेवर में नीति निर्माण कर सकती है। यही तो याराना पूंजीवाद है, यही तो याराना पूंजीवाद है। इसके माध्यम से अनेक उद्योगपति सरकार को अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाकर अपने पक्ष में नीतियां बनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि जो सरकार ने अभी 30% जो कॉर्पोरेट टैक्स था, कॉर्पोरेट टैक्स कितना था, 30% था, उसे घटा करके कितना कर दिया, 22%। इसके पीछे भी इन्हीं सब चीज़ों को वजह मान रही थी, आरोप लगाया जा रहा था। बीते वर्ष में इसका प्रूफ कैसे दे रहे हैं, बीते वर्ष में भाजपा को जो दान दिया गया वह 90%, 95% इंपॉर्टेंट है, 95% इसे चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दिया गया। सरकार ने एक विधायी संशोधन के द्वारा दान देने वाली कंपनियों को यह छूट दे दी कि वे अपने इस दान को वित्तीय विवरण में भी क्या कर सकते हैं, गुप्त रख सकते हैं। ये देखिए, ये विस्तार का ही एक रूप है। अभी थोड़ी देर पहले कहा ना इसमें विस्तार करने की बात कही गई, तो विस्तार के तहत ही ये भी योजना बनाया गया। आगे समझिए, गत वर्ष फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट में भी संशोधन करके राजनीतिक दलों के लिए विदेशी धन के द्वार भी इससे खोल दिए गए, विदेशी कंपनियों के माध्यम से। गौर करने की बात यहाँ है कि जहाँ अमेरिका और यूके ने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए चुनाव में विदेशी धन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, वहीं भारत इसे क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। भारत को भी प्रजातंत्र की रक्षा और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले धन के प्रवाह को स्वच्छ बनाना चाहिए। दानकर्ताओं की पहचान छुपाने के पीछे सरकार द्वारा दिया गया
निजता का तर्क बेबुनियाद है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। चुनाव में विदेशियों की दखलंदाजी से देश की सुरक्षा भी दांव पर लग सकती है। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत के पीछे रशिया के धन का उपयोग माना जा रहा है। अगर ट्रंप पर यह आरोप सिद्ध हो जाता है तो महाभियोग चलाकर उन्हें हटाया जा सकता है। भारत में भी ऐसा मामला आने पर कोई समसामयिक कानूनी बाधाएं नहीं है। अतः सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले को तेजी से सुनवाई करके किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए जिससे प्रजातंत्र के लिए खतरा उत्पन्न ना हो सके। ये सभी बातें थी आपके इलेक्टोरल बॉन्ड से करंट तक की सारे टॉपिक को यहाँ टच कर लिया गया। जितनी भी इंपॉर्टेंट कंटेंट हो सकता था वो हमने आपको दे दिया। अब अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो निश्चित तौर पे क्या होगा, आपका एग्जाम में प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इवन प्री के साथ साथ मेंस के भी यहाँ पे आप स्ट्रक्चर आप फॉर्मेट बना सकते हो, उसको ढांचा आप प्रदान कर सकते हैं। हाँ, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको 9452936338 जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप व्हाट्सअप करें अपना नाम और जगह का नाम, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुँचे। जल्दी ही आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके साथ हाजिर होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।